हैं आज की क्लास। हम लोगों ने कल बात की थी रैयत वारी पर, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि जो फीचर्स क्या थे। तो जब भी आपका सवाल बढ़ेगा क्वेश्चन में, आपको फीचर्स अगर आप समझ गए तो जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। जो इस सिस्टम का जो सबसे डिफेक्ट क्या था, जो रैयत वारी सिस्टम बनाई गई, इसका डिफेक्ट क्या था? जो रैयत है जब तक पेमेंट कर रहा था, as long as रैयत was able to pay the revenue, वो लैंड का मास्टर। और जब वो फेल कर गया तो क्या हो गया? गवर्नमेंट उसके लैंड का डायरेक्ट पोजीशन ले गई। और जो रेट ऑफ असेसमेंट था, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स फिक्स करते थे, यह क्या था? बहुत महंगा था कल्टीवेटर्स के लिए। तो जो इंडिविजुअल पेजेंट्स था वो क्या था? सब पर चलता था ऑपरेशन के लिए। तो पहली चीज क्या हो गई? डिफेक्ट। इफ यू सी द डिफेक्ट ऑफ द सिस्टम, तो डिफेक्ट क्या क्या सिस्टम में देखा है? एक, लैंड पोजीशन। जब तक रैयत पैसा पेमेंट करता था, लैंड का पोजीशन उसके पास था। ऑफ असेसमेंट, तो असेसमेंट का रेट था वो बहुत हाई था। और इससे क्या होता था? ऑपरेशन। अब इन तीनों से सवाल समझने की कोशिश करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फ्रॉम दीज थ्री कॉन्सेप्ट। सपोज ए, बी और सी तीनों ऑप्शन है। रैयत ऑप्शन ए, रैयत वारी सिस्टम, अंडर द रैयत वारी सिस्टम the revenue, the fixation of the revenue was very high. Option B, under Rayat Wari system, the Britishers can take over the possession of the land. Option C, Rayat Wari system proved to be oppressive for the cultivators. Now you have to pick on one option out of these three. Just try to train your mind कि अगर दो से एक से ज्यादा आंसर सही है तो कैसे हम उन आंसर के पास पहुंचे जो आंसर ज्यादा सही हो रहा है। तो क्या होगा? ऑपरेशन। गॉट इट? जस्ट आई अंडरस्टैंड। रैयत वारी सिस्टम हैज द थ्री मेजर इश्यूज। इशू नंबर 1, डिस्पोजिशन ऑफ द लैंड। अगर रैयत टैक्स नहीं पे कर पाएगा तो उसको लैंड से डिस्पोजेस कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी, जो रेट ऑफ टैक्स था बहुत हाई था। ऑप्शन सी, रैयत वारी सिस्टम प्रूव टू बी एन ऑपरेसिव सिस्टम फॉर द कल्टीवेटर्स। जस्ट ट्राई टू सी दीज थ्री ऑप्शंस टुगेदर। अब इसी से जुड़ा अगला ऑप्शन देखिए। अब यहां बात है 55%। जो गवर्नमेंट की डिमांड थी रेवेन्यू की थी 55%। मेजरमेंट फॉल्टी था। जो एस्टिमेट्स था प्रोड्यूस का वो क्या रॉन्ग था। रेवेन्यू एक्सेसिव था। अगेन एप्रिसिएट। Just I'm trying to build up ki how you can come to the conclusion that it was oppressive. Just try to build up this conclusion. अगर आप इसको build up कर ले गए तो जर्नी आपकी बड़ी आसान हो जाएगी पूरे सिस्टम को समझने के लिए। The moment you are able to find that there is some difficulty in understanding, just let me know. अब जो रैयत वारी सिस्टम में और जमींदारी सिस्टम में क्या था? जो जमींदार का सिस्टम था
इस सिस्टम में जमींदार की जगह कौन आ गए? एक ब्रिटिश साम्राज्य आ गया। तो इस सिस्टम में इंस्टेड ऑफ जमींदार जो पीजेंट बिकेम प्रोप्राइटर, लैंड के प्रोप्राइटर कौन बने? पीजेंट। लेकिन यह जो राइट था किसी भी तरह से उनकी सहायता नहीं करना। क्यों? एक्सेसिव रेट ऑफ रेवेन्यू। नाउ मेक द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। Now make the question from this part कि जो एक्सेसिव रेट ऑफ रेवेन्यू था, अब सवाल क्या बना कि रैयतवारी सिस्टम में रैयत को लैंड का प्रोप्राइटर बनाने के बावजूद उनकी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। अंडर द रैयतवारी सिस्टम, डिस्पाइट द फैक्ट दैट Rayyat was made the proprietor of the land, there also their condition has not been improved. Why? Because of excessive rate of revenue. अब इसी को कदम आगे बढ़िए। Why the agriculture had become unremunerative? Why agriculture has been answered? Excessive rate of revenue. Just try to understand. Do you derive a conclusion on the excessive rate of revenue? जो excessive rate of revenue है उसके कारण जमीन पर उनके अधिकार को मान्यता देने के बावजूद, जमींदार उनके देने के बावजूद उनकी हालात में सुधार नहीं हो पाया। अब जो मेथड ऑफ कल्टीवेशन था, हर एक पॉइंट में कोई इशू मैंने स्ट्रेस करने की कोशिश की है। जो मेथड ऑफ कलेक्शन था वो बहुत रिजिड था, रिजिड एंड हार्श। इससे क्या हुआ? मनी लेंडर्स। अब सवाल फिर बनाइए, तब मेक द क्वेश्चन फ्रॉम हियर। मेक क्वेश्चन, मनी लेंडर्स, रिजिड हार्श। अब सवाल क्या है? How they landed in the hands of money lender. अब इसको आप देखिए, excessive rate of taxation, measurement was faulty, estimation was wrong, then rigid and harsh collection technique. If you come to how they came into the hands of money lenders, are A, B, C, D. You see 4 options. You try to see these 4 options. जरा दिमाग को शांत रख के आप सोचिए इसको. It's a very analytical part which we are trying to address today. Very analytical part. और सवाल इसी रास्ते से बनेंगे. ये सवाल इसी रास्ते से बनेंगे और ये सवाल एनसीईआरटी की स्टडी से सॉल्व नहीं हो पाएगा. You need to go beyond that. You got this point? Yes or no? You got this point or do not? Yeah, have not got this point. Tell me. ये जो सिस्टम है, मनी लेंडर्स के हाथ में कल्टीवेटर्स कैसे चले गए? मनी लेंडर्स के हाथ में कल्टीवेटर्स कैसे चले गए? एक्सेसिव रेट ऑफ रेवेन्यू था, मेजरमेंट फॉल्टी था, प्रोड्यूस ऑफ एस्टिमेशन रॉन्ग था और हार्श और रिजिड सिस्टम था रेवेन्यू के कलेक्शन का. इसलिए यह मनी लेंडर के हाथ में चले गए. मैं कल के ही लेक्चर को एक मैं रीएनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं. जो जमींदारी सिस्टम था उसने जमींदारी revolutionized relation, landlord and tenants.
रैयतवारी, revolutionize relation creditors and debtors। आप इसको थोड़ा दिमाग लगाइए। मैंने कल भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, यह सवाल आएगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था? जमींदार इविक्ट होता था। जमींदारी सिस्टम में अगर टेनेंट पेमेंट नहीं कर पाया लैंड रिव्यू का और कॉन्सिक्वेंटली जमींदार गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं कर पाए तो जमींदारी ऑक्शन, जो जमींदारी है ये ऑक्शन। तो इसने क्या किया? लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशन को रिवोल्यूशनाइज किया। तो क्या हो गया? जो जमींदार है इसकी हालत टेनेंट ऐसी हो गई, जमींदार उस जमीन को बेच नहीं सकता था। जमींदार को आपने उसका ओनरशिप माना तो भी आपने सनसेट कानून में वह इविक्ट हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, जो रैयतवारी सिस्टम था, इसमें क्या हो गया? इसमें उस आदमी को जो रैयत है उसको लैंड की ओनरशिप दी गई सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। तो यहां से क्या है? क्रेडिटर और डेटर्स का कॉन्सेप्ट आया। तो यहां पे मनी लेंडर्स बड़े हावी होने लगे। कि जो उसके पास जमीन थी, जब वह पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो मनी लेंडर के पास आता था। तो इसने इंट्रोड्यूस किया एक एक्सप्लॉइटिंग एलिमेंट को इन द सोसाइटी। तो जो मनी लेंडर का एक सोसाइटी में एक प्रवेश हो गया। रैयतवारी जो सेटलमेंट था, इसका प्राइमरी एम क्या था? रेगुलर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। दूसरा, रैयत के हालात पे, इसको हिंदी बोलते हैं सुधार, एमेलियोरेशन, सुधार। तो पहला तो एम मिला, इसकी प्राप्ति नहीं हो पाई। ये ऑफिशियली कहा गया कि जो रैयत है वह अपनी जमीन से तब तक नहीं हटाए जाए जब तक अपने रेंट को पे करें। लेकिन असेसमेंट इतना हाई था कि पेमेंट करना आसान नहीं था। और आफ्टर 1855 जो असेसमेंट था उसको दिया गया डिस्क्रिशन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिशियल्स। इसमें क्या हो गया? वह उनकी मर्जी पे आ गए, वह उनकी मर्जी पे आ गए। और जो रेंटल प्राप्त होता था उस रेंटल से कोई फायदा किसानों को नहीं मिलता था। एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस बढ़ा। और ये सारे फैक्टर्स, आज इस सवाल को, ये हो गया मेंस का सवाल। इसको बनाइए क्वेश्चन मेंस का। The various factors led to an agricultural depression and land became unprofitable। अब ये सवाल क्या बनेगा? Depression, unprofitable, unremunerative and unprofitable। Got it? Got it? लगता है जो व्यक्ति सवाल पूछ रहे हैं वो पहली बार क्लास पे आए हैं। जमींदारी सिस्टम का जो सनसेट लॉ था उसमें अगर जमींदार टैक्स नहीं पे कर पाते थे उनकी जमींदारी ऑक्शन हो जाती थी। तो इस बात का उनको चांस ही नहीं मिलता था कि वह कोई एक्शन ले पाए। जो परमानेंट सेटलमेंट का जो हालात थे, आई डू नॉट होज क्वेश्चन इट इज, लेकिन प्रॉब्लम उन्होंने कल क्लास नहीं किया था। जो जमींदारी सिस्टम का जो पैमाना था, जमींदारों को
उस लैंड में अगर टैक्स नहीं पे कर पाते थे तो वह लैंड ऑक्शन हो जाती थी दूसरे जमींदार। रैयतवारी सेटलमेंट में चूंकि रैयत ओनर था तो रैयत अपनी लैंड को बचाने के लिए वह मनी लेंडर्स के हाथ में ट्रैप हो जा रहा था। आई डू नॉट हुज क्वेश्चन इट वाज, बट इट वाज द वन ऑफ फैक्ट। तो अब क्या है, इससे मेंस का सवाल क्या है? द वेरियस फैक्टर्स लेड टू एंड एग्री। अब सवाल, यही सवाल मेंस का बन सकता है कि what are the circumstances or factors which led to an agriculture depression? Land became unprofitable, agriculture unremunerative and unpopular in the 19th century of India. इसका आंसर वही होगा जो भी हमने एक्सप्लेन किया है। Got it? Anyone has any confusion? और यह है सबसे बड़े भाग में रहा, ये 52% ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। तो एक सवाल ये भी बन गया कि सबसे बड़े भाग में कौन सा लैंड सेटलमेंट था? वो था रैयतवारी। नाउ कम ऑन द महलवारी। अब जमींदारी सिस्टम का एक मॉडिफाइड वर्जन, यही एक सवाल पूछा गया कि जमींदारी सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन कौन सा था? ये इंट्रोड्यूस किया गंगा वैली में, नॉर्थ वेस्ट में, सेंट्रल इंडिया में, पंजाब। अब यह जो सिस्टम था, इस सिस्टम का बेसिस क्या था? महाल या स्टेट। और जो सारी प्रोप्राइटर्स की बहाल की वह ज्वाइंटली एंड सिविली रिस्पॉन्सिबल। ये शब्द आप भी ध्यान दिया। जो सम एसेस्ड होगा गवर्नमेंट का महाल में, इसके लिए महाल और व्यक्ति वो ज्वाइंटली और सिविली रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोप्राइटर लार्ज है तो कुछ आदमियों को सिलेक्ट किया जाता था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ महाल। यह सेटलमेंट किसके साथ? विद होल विलेज के साथ किया जाता था। और जो कम्युनिटी थी वो ज्वाइंटली एंड संयुक्त रूप से जिम्मेदार थी। संयुक्त रूप से जिम्मेदार। क्लियर? संयुक्त रूप से वो कम्युनिटी जिम्मेदार थी। अब यह जो सेटलमेंट था टू फोर था। जो ओनरशिप एंड ऑक्युपेंसी राइट्स थी यह इंडिविजुअल के पास थी। सवाल यहां है, ओनरशिप एंड ऑक्युपेंसी राइट यह इंडिविजुअल के पास थी। और जो कल्टीवेशन था वह कौन करता था? वह इंडिविजुअल करता था। लेकिन जो पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू था इसके लिए ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल थे। Make the question from the words which I have circled. देखिए यह जो पॉइंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से सवाल बनाने पे सवाल के गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जो ओनरशिप थे और ऑक्युपेंसी राइट थे वह रिजर्व थे इंडिविजुअल के पास, लेकिन जो पेमेंट था रेवेन्यू का ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल। तो जो विलेज एज होल था अपने हेडमैन के द्वारा वह रेवेन्यू पेमेंट करता था। क्लियर? जस्ट यू सी ऑन द सर्किट पोर्शन फॉर मोमेंट, यू विल फाइंड द आंसर। जस्ट यू सी, you will find the answer and you can create the question also. Just see. देखिए किसी को क्लियर ना हो आप तुरंत बताइए।
If anyone is not able to understand, just tell me. मेरे ख्याल से ये जूम ठीक है, जूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, लैंड पर ओनरशिप किसकी थी, लैंड पर कल्टीवेशन कौन करता था। तो ओनरशिप, ऑक्यूपेंसी, कल्टीवेशन, ओनरशिप, ऑक्यूपेंसी, ठीक है। फर्स्ट इशू क्लियर हो गया। इसको देखिए, जस्ट सी, यस आई विल शो यू, आई विल रिपीट इट, जस्ट सी। जो मैंने हाथ से लिखा है उसको आप देखें, हिंदी में अगर अंग्रेजी नहीं आ रही है, स्वामित्व, कब्जा। देखिए अगर आपको इतनी अंग्रेजी नहीं आती तो आगे तो नहीं हो सकता है। राजस्व अदालत, ये क्या है, व्यक्तिगत, सभी क्या है। Yes, I was. Okay, clear? You want me again to repeat more? बोले। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो महालवारी सिस्टम था, उस महालवारी सिस्टम में जो स्वामित्व था, कब्जा था और खेती थी, ओनरशिप था, ऑक्यूपेंसी था और कल्टीवेशन था, यह इंडिविजुअल व्यक्तिगत किसान किया करता था। और जो पेमेंट ऑफ रेवेन्यू था वो ज्वाइंटली, संयुक्त रूप से पूरा महाल जिम्मेदार था थ्रू द विलेज हेडमैन। होप इट इज फाइन। जो महालवारी सिस्टम था यह कहां हुआ, फर्स्ट एडॉप्ट हुआ आगरा और अवध में, बाद में यह एक्सटेंड हुआ है यूनाइटेड प्रोविंस के अदर भाग में। और यह जो सिस्टम था एक वाया मीडिया था। जब दोनों सिस्टम फेल कर गए तो एक माया मीडिया निकाल दिया गया और दोनों सिस्टम का जो बेटर एस्पेक्ट था वो ऐड कर दिया गया। तो यह आइडिया क्यों आ गया, स्टेबल रेवेन्यू इनकम। जो जमींदारी सिस्टम में खास बात है। दूसरा, डायरेक्ट रिलेशन, जो रैयतवारी की खास बात है। तो क्या है, यह मिक्सचर कैसे है, हाउ इट इज मिक्सचर, हाउ महालवारी सिस्टम इज ए मिक्सचर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें से कोई दो चीज रख देंगे। इसी को क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। महालवारी सिस्टम इज सेड टू बी a mixture of zamindari and the rival system because A, the stable revenue income of zamindari system, B, maintaining a direct relation between state and rayat under the railway system. Only A is right, only B is right, A, B both is right, A is right, B is wrong.
What the question? Just see again the question. फिर से सवाल को समझने की कोशिश करिए कि जो माहवारी सिस्टम है वह जमींदारी और रैयतवारी का मिक्सचर है। क्यों? जमींदारी सिस्टम का जो एक राजस्व संग्रहण का स्थायित्व था और जो रैयतवारी प्रथा का राज्य और रैयत के बीच एक सीधा संबंध था। सिर्फ ए सही है, सिर्फ बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए सही है, बी गलत है। क्लियर हो गया? हिंदी इंग्लिश बोथ? फास्ट आंसर किया करो यार, बहुत अपने को फास्ट चलना है। एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं, जिसको इतनी अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है और जो मैथ्स नहीं सीख रहा है वो सिविल सर्विस का एग्जाम पास नहीं कर पाता है। जो लोग ये कहते हैं कि आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जाननी है, गणित बिल्कुल नहीं जानना है, आप कॉम्प्रिहेंशन के सहारे सीसेट पास कर जाएंगे, बगैर अंग्रेजी जाने आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे, वो लोग आपको सही सलाह नहीं दे रहे हैं। एक वर्केबल इंग्लिश जानना जरूरी है। इसीलिए हम लोग एज वेंचर कोशिश करते हैं कि अपने अभ्यर्थियों को हिंदी में तो पढ़ाएं ही, साथ में अंग्रेजी के बारे में भी यूज टू हो जाए। इसीलिए हम लोग अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सो दैट इंग्लिश मीडियम बॉयज एंड गर्ल्स डू नॉट हैव द प्रॉब्लम एंड द हिंदी मीडियम बॉयज एंड गर्ल्स एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश एंड एबल टू इंप्रूव द इंग्लिश। अब जो इंटरमीडिएट्स क्रिएट किए गए स्टेट एंड द टेलर्स, लेकिन उनको पर्टिकुलर राइट्स दिए गए लाइक जमींदार। तो क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन जमींदारी एंड माहवारी। देखिए आप इसको देख लिया, डिफरेंस बिटवीन जमींदारी एंड माहवारी। अब क्या है? जो इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ महाल में मिडलमैन का, यह इंटरमीडिएट किसके बीच था? स्टेट और टिलर्स के बीच में, राज्य और खेतीहर के बीच में। लेकिन जो ये इंटरमीडिएट बना, ये इसको कोई राइट नहीं मिला जैसा बंगाल के जमींदार के साथ। स्टेट ने यह अधिकार सुरक्षित रखा। जो डायरेक्ट मैनेजमेंट था एग्रीकल्चर, डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, यह भी एक सवाल बन सकता है माहवारी के। द डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इज ए साइलेंट फीचर ऑफ दिस सिस्टम। ए जमींदारी, बी माहवारी, सी रैयतवारी। डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, लेकिन उसको कल्टीवेशन की चिंता नहीं थी, रेवेन्यू कलेक्शन की चिंता नहीं थी। यह रैयतवारी के साथ समस्या। तो क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन रैयतवारी एंड माहवारी। क्लियर? देखिए, सर्किल पार्ट से आप डेवलप करिए, आराम से देखिए, इजी, कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल देयर इज नो फास्ट, यू सिंकिंग दिस थिंग इनसाइड योर माइंड, आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से प्रवेश कर जाना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 2 क्या है? ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट नंबर 2 क्या है? ये बोल रहा है जमींदारी और माहवारी की तुलना। पॉइंट नंबर 3 क्या है? रैयतवारी और माहवारी की तुलना। यह चीज आप मेंस में भी लिखोगे। अगर मेंस में
सवाल आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे, यह पार्ट पूछा जाए या न पूछा जाए, इस पार्ट को लिखना भी दिखता है। 99% तो पूछा जाएगा किसी न किसी तरह से। अगर पूछा नहीं जाता है तो भी आइदर द हिस्ट्री ऑप्शनल और जीएस, ऑप्शनल और जीएस का जो लेवल है एकदम सेम है। समटाइम्स आई फील द लेवल ऑफ जीएस इज मच मच हायर देन द ऑप्शनल। तो आपको ये लिखना है चाहे जो हो जाए। हार्डली 20-30 शब्द में आप एक काम को खत्म कर दोगे, लेकिन ये 20 शब्द के आसपास जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट देगा एग्जामिनर के ऊपर। क्लियर? आइडिया नॉवेल, कल्टीवेशन इंडिविजुअली किया जाएगा और लैंड रेवेन्यू पेमेंट कलेक्टिवली किया। अब यहां सॉल्व बनाइए, कल्टीवेशन इंडिविजुअली, लैंड रेवेन्यू कलेक्टिवली। ए बी सी डी, इन 4 तथ्यों को मिला के सवाल बनाइए। The cultivation was done individually, land revenue collectively, not realized. अब सवाल, under Maharwari system, what were the silent features? A, cultivation was individually. B, land revenue was collectively. C, idea was novel. D, but nothing has been realized or the system has failed. Clear? Right. बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस दिमाग लगाइए। जो आपको एक बहुत कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है, अगर आप इसको ध्यान की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, just try to see carefully, just see, read again those lines, उस लाइनों को बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। आपको तुरंत दिख जाएगा कि क्या उसमें साइलेंट फीचर है जो कि हेल्प करेगा हमको किसी भी तरह सवालों को हैंडल करने के लिए। अब देखिए इसकी बड़ी खास बात क्या थी, कुछ बिग फैमिलीज ने एडवांटेज लिया, ज्वाइंट ओनरशिप। बिग फैमिलीज ने एडवांटेज लिया ज्वाइंट ओनरशिप का। और जो रैयत थे, ये रैयत, ये पेरेंट्स और सब पेरेंट्स थे। तो जो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज थी, ये इंक्रीज कर गई। और उसका परिणाम क्या हुआ है? नो प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर। अब चूंकि यह टेम्पररी सेटलमेंट हुआ करता था और स्टेबल रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव था जो रियलाइज नहीं हुआ, इसने क्या किया? डीजेनरेशन ऑफ विलेज कम्युनिटीज, सोशली डिजास्टरस, इकोनॉमिकली फेलियर। सबसे बड़ी डिमेरिट क्या थी इसकी? सबसे बड़ी थी प्रिविलेज ऑफ द हेडमैन। उसको एक प्रिविलेज दे दिया गया, जो हेडमैन था उसको एक प्रिविलेज दे दिया गया और उसने अपनी पावर को एब्यूज किया। क्योंकि जो हेडमैन था वो इंटर करता था एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट थी वह डायरेक्टली इनसे नेगोशिएट करती थी फॉर रेवेन्यू मैटर्स। इसलिए जो फ्यू हेडमैन्स थे वो इंटरमीडिएट बन गए।
और यह जो इंटरमीडिएट थे वो अपने पोजीशन का एडवांटेज ले लेते हैं और लार्ज एरिया जो है उनके पास आ गए, और जो स्मॉल टेनेंट्स थे उनका स्तर इंफीरियर हो गया, और यह पावरफुल हेडमैन के द्वारा ऑपरेशन शुरू हो गया। और जो बिग एरिया को लोग ऑक्युपाई परचेस करते थे वो क्या करते थे? The big areas of religious lands used smaller terrains as their cultivators, smaller terrains as cultivators. अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या? जो यह कल्टिवेटर्स थे, जो सबऑर्डिनेट कल्टिवेटर्स थे, उनको कुछ नहीं मिलता था। वो सब सबसिस्टेंस रिम्यूनरेशन, जीवन भुगतान, उनको सिर्फ सबसिस्टेंस रिम्यूनरेशन मिलता था, और सारा प्रोड्यूस किस तरह का था? जो बिग ओनर्स का था। और सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इंक्रीज हो गई। एग्रीकल्चर में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। जो लैंड रेवेन्यू का स्टेट का था, जो ऑब्जेक्टिव था, स्टेबल लैंड रेवेन्यू अचीव नहीं हुआ, और जो विलेज कम्युनिटीज थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई, या सोशली और इकोनॉमिकली फेल्योर हो गया। इसके साथ पंजाब में महालवारी का एक मॉडिफाइड सिस्टम हुआ, और अवध में तालपेदारी सिस्टम। तो पंजाब में मॉडिफाइड ओलारी सिस्टम हुआ, जिसको कहा गया विलेज सिस्टम को। अवध में तालपेदारी सिस्टम हुआ। जो अवध के तालुकेदार थे वो बंगाल के जमींदार की तरह नहीं थे। क्यों नहीं थे? उनके पास रियल राइट नहीं था वो लैंड। दूसरा, वो वर्क करते थे एज रेवेन्यू कलेक्टर फॉर द फिक्स्ड पीरियड और सिक्वेंस एंड नॉट सब कुछ। ये दो और पार्ट है, कहीं मैंने कहीं सवाल देखा था हुआ तो उसको ऐड कर दिया। Now your land revenue system has been completed. Let me, before proceedings towards the analysis part of the British land revenue policy, if anyone has any issue with respect to any land revenue policy, then I will try to address it. Then I will move over the bigger analysis of the land revenue policy of British Empire. Is land revenue any problem? बताइए, any confusion, any issue? No. Very good, very good, lovely, lovely. किसी को दिक्कत नहीं है? पक्का? Sure? Anyone wants anything to be repeated? अब इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, हम इस पार्ट, ये आप पार्ट मेंस के लिए बहुत काम का है कि जो सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट आया है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का किस तरह है। अगर इसको हम देखने की कोशिश करें तो इसका बड़ा डिजास्टर इंपैक्ट आया है एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो लैंडलॉर्ड्स क्रिएट किए गए ब्रिटिश के द्वारा इन दीस सेगमेंट्स का mere rent receiving absent. ये सिर्फ क्या करते, वो कोई गांव में रहता होता नहीं था, वो एब्सेंटी हुआ करते थे, और यह बिजनेसमैन थे जिनका कंसर्न किससे था? सिर्फ रेंट के साथ था, और इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड से इनका कोई ताल्लुक, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड से कोई ताल्लुक नहीं। ये पॉलिटिकल पावर यूज किया। ये जो न्यू सोशल क्लास क्रिएट हुआ, लैंडलॉर्ड्स का, ट्रेडर्स का, मनी लेंडर्स का, लैंडिंग जेंट्री का, यह प्रॉब्लम्स करने लगा,
और उसके साथ इसके विपरीत दूसरा क्लास था, वो डिस्पर्जस कल्टीवेटर्स का था, विलेज आर्टिजन्स का था, एंड विलेज में ये लॉस्ट कर रहे थे कस्टमर्स, जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन था। तो जो अगर हम सोशल फैब्रिक को समझने की कोशिश करें, यू ट्राई टू सी द सोशल फैब्रिक, कि जो ये नया एक लैंडलॉर्ड की कंपनी जो उत्पन्न हो रही थी, यह क्या कर रही थी, यह मजबूती से हमारे सामने आ रही थी। इसके विपरीत जो डिस्पर्स कल्टीवेटर्स थे, विलेज आर्टिसंस थे, ये अपने कस्टमरी टाइज जो थे, विलेज जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन थे, उनसे संबंध टूट रहा था। और जो ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम था, इसने प्रमोट किया कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन सब कारणों से जो प्रेजेंटली था, उसकी हालात में बहुत बड़ा फर्क आया। There are several issues with the peasantries. जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड, और यह जो प्रेशर लैंड पर इंक्रीज कर रहा था, इट वॉज एक्सिलरेटेड बाय द रूलिंग ऑफ द कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज। तो जो भूमि पर दबाव बढ़ रहा था, जनसंख्या के बढ़ने के कारण जो भूमि पर दबाव बढ़ रहा था, वह कुटीर उद्योग के समापन की प्रक्रिया में एक उत्प्रेरण का कार्य कर रहा था। Due to the increase in the population, the pressure on the land was increasing. This increase in the pressure of the land was accelerated by the ruin of the cottage industry. तो यह जो प्रेशर था लैंड पर, यह कॉटेज इंडस्ट्री के समापन की तरफ बढ़ रहा था। साथ ही ग्रोइंग इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, जब ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स का इंपोर्ट बढ़ रहा था देश में, तो वह कॉटेज इंडस्ट्री को और समाप्त कर रहा था, और एवरेज लैंड होल्डिंग थी वह रिड्यूस हो रही थी। फ्रेगमेंटेशन प्रमोट हो रहा था। जो एनरेंस लॉ था, वो फ्रेगमेंटेशन, भूमि का विभाजन बढ़ा रहा था, और डिपेंडेंट ऑन विलेजेस, जो सोसाइटी में एक रूरल पोजीशन, एक इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे थे। राजस्व व्यवस्था का आर्थिक सामाजिक होना, the socio-economic impact of the revenue policy. The socio-economic impact of the revenue policy. Revenue policy का socio-economic impact क्या है? तो जो रेवेन्यू सिस्टम था, इस रेवेन्यू सिस्टम में अगर हम परमानेंट सेटलमेंट का समय देखें, तो पीजेंट के पास कोई सेफ गार्ड नहीं था अगेंस्ट द जमींदार। जमींदार जो भी रेट बढ़ा दे, जो भी कर दे, उसका कोई भी सेफ गार्ड जो चाहे वो सो कर दे, कुछ नहीं कर सकते। रैयतवारी रीजन में क्या था? रैयतवारी रीजन था जो मद्रास बॉम्बे में था, जो हैवी असेसमेंट इंपोज किया गया। उस हैवी असेसमेंट के कारण जब गवर्नमेंट अपने वॉर एक्सपेंसेस को मीट आउट करना चाहती थी, और स्टाफ अनट्रेन्ड था और कर था, तो अगर आप जमींदारी और रैयतवारी आप देखने की कोशिश करें, तो जमींदारी सिस्टम को जिस तरह बनाया गया, द वे जमींदारी सिस्टम हैज बीन कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, देयर वाज नो सेफगार्ड against the arbitrariness of the zamindars. When we see the Rayatwari system,
Government was imposing a heavy assessment during the first quarter century to meet all the war expenses, and the staff was untrained and corrupt. At that point of time, the sophisticated laws has been improved or has been introduced, और जो रेगुलर लॉ कोड्स थे और जो कम्युनिकेशन के माध्यम इंक्रीज हुए, जो इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ ब्रिटिश गुड्स हुआ, इसने क्या किया, एक्सपोज द रूरल सोसाइटी, एक्सपोजर, जिस तरह की प्रवृत्तियां उस शताब्दी में चल रही थी, रूरल सोसाइटी एरियाज को एक्सपोजर मिला। इसका रिजल्ट क्या हुआ, disappearance of the economic self-sufficiency, very important point, economic self। अब यहां पर सवाल फिर आ गया, how economic self, ये हिस्ट्री और जीएस का सवाल नहीं है, ये हर आदमी को जानना चाहिए, everyone should know this, कैसे इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी इंडिया की समाप्त हुई। तो इन कारणों से जो इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी थी वो समाप्त हो गई, और जो ग्रेजुअल ट्रांसफर था अथॉरिटी विलेज में, इससे फर्क क्या रहा था, ग्रेजुअल जो एक्सटेंशन हो गई पंचायत की, और जो एक लिटिल रिपब्लिक था भारत का, इसका रेडिकल सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो गांव की संरचना में परिवर्तन, गांव की संरचना में परिवर्तन, क्लियर, नॉट क्लियर? जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया, यह जो एंशिएंट सोशल फ्रेमवर्क था, जो हमारा समाज सैकड़ों वर्षों से रह रहा था, उसको तोड़ दिया। तो री-इंटीग्रेशन ऑफ विलेज कम्युनिटीज एंड इमर्जेंस ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास, जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड पंचायत्स, they received a serious blow. Cooperation replaced by competition. जो कलेक्टिव लाइफ की विलेज थी वह इंडिविजुअल की तरफ चली गई। जो गांव का जो एक सौहार्द और सामूहिक अस्तित्व था वह व्यक्तिवाद की तरफ बढ़ने लग गया। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वह नीड के बजाय एक्सटर्नल मार्केट में काम करने लगा। जस्ट सी वेरी केयरफुली, वेरी वेल ड्राफ्टेड पीस ऑफ द एस्पेक्ट्स। जो हमारा एग्रीकल्चर था वो क्या हो गया, वह जाने लगा एक्सटर्नल मार्केट के लिए। हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग विलेज पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट के लिए काम किया करते थे। अब क्या हो गया, हम एक्सटर्नल मार्केट में काम करने लग गए। जो हमारा विलेज था ये फॉरेन इंपोर्ट्स के लिए ओपन हो गया। इसने क्या किया, विलेज क्रॉप्स को एक बहुत डेप्थ ग्रो दिया। और जो हैवी असेसमेंट हुआ एग्रीकल्चर का, इसने क्या किया, इसने जो अपना कल्टीवेटिंग क्लास था उसको पॉवर्टी की तरफ ले गया। और जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इतनी ऑप्रेसिव हुआ करती थी और ट्रेड और इंडस्ट्री रूल हो चुकी थी फॉरेन कॉन्क्वेस्ट से, a burden of taxation had to fall on the interest. सरकार की सारी विजेताएं, all the victory of the government of the British Empire was rested on the taxation of the interest. और जो मिस्ट्री ऑफ मासेस थी, जो एक भीड़, जो अपने लोग थे, उनकी जो दुख था, मिस्ट्री बोलते दुख, वह इंक्रीज होने लगा। और फैमिली और एपिडेमिक्स और क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, यह इसके इनएविटेबल रिजल्ट बने। जो हाई रेट ऑफ टैक्स था रेवेन्यू का, वह इम्पॉसिबल था, वो पेमेंट नहीं कर सकते थे। इससे क्या हो गया, कैपिटल एक्यूमुलेट एग्रीकल्चर में हो ही सकता था। इट वाज अगेंस्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ द कैपिटल इन एग्रीकल्चर।
देयर वाज नो इंसेंटिव। अब लैंड ओनर के पास कोई इंसेंटिव नहीं था इम्प्रूवमेंट। क्यों? जो भी पैसा कमाओ सरकार ले जाएगी, तो हम क्यों पैसा ज्यादा कमाएं? परमानेंट सेटलमेंट के एरिया में जमींदार जो थे वह फंक्शन करते थे लिमिटेड टू द कलेक्शन ऑफ द रेंट। इसका कोई संबंध नहीं था प्रोड्यूस ऑफ द लैंड से। जो पूरा एग्रीकल्चर सरप्लस था वो किसानों के हाथ से चला जाता था। उनके हाथ में क्या था? नो सरप्लस। वो किसी तरह से जिंदगी काट सकते थे बस। रईतारी एरिया में गवर्नमेंट में रोल ऑफ द रैक लैंडलॉर्ड, वो जो जो जमींदारी एरिया में जमींदारों ने काम किया वही काम रईतारी एरिया में सरकार ने किया। उससे क्या हुआ? जो जमींदार थे, सॉरी जो कल्टीवेटर्स थे, वो मनी लेंडर्स के हाथ चले गए। जो महरवारी एरिया के जो लोग थे उनकी भी हालात डिफरेंट नहीं थे। और उससे क्या हुआ? एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस वाज हेल्ड इन इंडिया फॉर वांट ऑफ कैपिटल इन 100। अगेन क्वेश्चन, agricultural progress was held up in India for want of capital in the hands of the cultivating population. Please elaborate this statement in the light of the revenue policy of government of India, of the British India. ये हुआ जो ऋणग्रस्तता थी, हिंदी में ऋणग्रस्तता, जो इंडेप्टनेस थी वो लगातार बढ़ती जा रही। और जो सबसे बड़ा रीजन था इंडेप्टनेस का, कि जो 75% पीजेंट्स थे वह अपनी जिंदगी का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था वह जमीन से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। अब जिस तरह से इंडेप्टनेस इंक्रीज कर रही थी, इससे क्या हो रहा था? लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड का लार्ज स्केल ट्रांसफर होने लगा। और जो मनी लेंडर्स थे वह उसमें इंटरेस्ट नहीं लगे। तो जो रैयतवाड़ी एरिया था वहां पर मनी लेंडर्स ने स्थान लेना शुरू किया और मास इजेक्शन हुआ टेनेंट्स का लैंड ऑक्युपाई करते। जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया जो इकोनॉमिक हेल्पलेसनेस था ऑफ पीजेंट्स का। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो रहे। और जो मनी लेंडर्स के पास जो लीगल एफर्ट्स थे, फ्रॉडुलेंट मेजर्स थे, उनके कारण किसानों का शोषण बहुत आसान हो गया। और इसने ऐसी प्रक्रिया को जन्म दे दिया कि उनके इग्नोरेंस के कारण, वो उनके इग्नोरेंस और फ्रॉड, उनका इग्नोरेंस था, उनका फ्रॉड था, वो पॉवर्टी की तरफ बढ़ते चले गए। तो नया सिस्टम बना, लैंड बिकेम ए मार्केटेबल कमोडिटी। पीजेंट के पास लैंड को मार्गेज करने और सेल करने का जो फ्रीडम हो गया, इसने क्या किया? क्रेडिटर्स ऑफ इंडेप्टनेस, इसने क्रेडिटर्स को बढ़ावा दिया और किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ने लग गई। इस कंडीशन में poverty engendered by the new economic environment, ज्यादा से ज्यादा लैंड ट्रांसफर होने लग गई, अवनी लेंडर्स के हाथ में लैंड जाने लग गई। जो लार्ज स्केल एक प्रोपोर्शन था इंडियन पीजेंट्री का, इसमें वाइड स्प्रेड ग्रोथ हुई है एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स की, जो गांव में रहते नहीं थे। जो न्यू लैंड रिलेशन इंट्रोड्यूस हुआ और जो रेवेन्यू सिस्टम आया, इसके कारण इसका क्या था? और जो ऑब्जेक्टिव थे विलेज एग्रीकल्चर का, जो प्रोडक्शन फॉर विलेज, प्रोडक्शन फॉर मार्केट, तो जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी उसने प्रोडक्शन फॉर विलेज से प्रोडक्शन फॉर मार्केट की तरफ उन्होंने प्रोग्रेस करना शुरू किया। और जो प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस थे वह न्यू ऑब्जेक्ट से चेंज हो गया।
जो हमारा प्रोडक्शन था, द प्रोडक्शन मेड बाय विलेजर्स हैज गॉट अ न्यू कैरेक्टर. Earlier they used to produce for the villages. Now they are interested to produce for the market. The market has become a determined factor, and the character of the agricultural produce has been changed. Again question. जो नया सिस्टम था, यह प्रोड्यूस कर रहा था मेनली फॉर मार्केट. जो ट्रांसपोर्ट के विस्तार के कारण यहाँ रेलवे का करोड़ रहा है, और जो ट्रेडिंग कैपिटल था ब्रिटिश के पास, जो हमारे किसानों के पास नहीं था, तो नए सिस्टम के तहत जो हमारा किसान था वो प्रोड्यूस कर रहा था मुख्यतः बाजारों के लिए. और जिस तरह से ट्रांसपोर्ट इंप्रूव कर रहा था, उसके ऑपरेशन इंप्रूव कर रहे थे, ट्रेडिंग कैपिटल था ब्रिटिश के पास, वह अवेलेबल हो गया था अपने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ. तो ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति के कारण हमारा जो सिस्टम था वो मार्केट के लिए कार्य करने लगा. अब हमारे किसान क्यों कर रहे थे? रियलाइज मैक्सिमम कैश फॉर व्हाट? टू पे लैंड रेवेन्यू. यह सवाल बनाइए. फिक्स्ड फेयरली हाई, claim of the money lenders. Now again see the question. Why the villagers or cultivators who want to go for the market oriented produce? See the question. See the question. Why our cultivators was interested to go for market oriented produce? A, it gives more money to them. B, to pay land revenue. C, the land was more suited for the market produce products. D, due to invention of the new fertilizers, the market-oriented produce was easy to cultivate. आंसर क्या होगा? ये होगा. वो मार्केट ओरिएंटेड प्रोड्यूस क्यों करना चाहते थे? ताकि वो तुरंत बिक जाए और लैंड रेवेन्यू का पेमेंट कर ले वो, और उनके पास कोई इच्छा शक्ति नहीं. अब यह आ गया कॉमर्शियलाइजेशन. इसके कारण एक नया फिनोमिना जन्म लेता है, कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. स्पेशलिस्ट जो क्रॉप्स थी वह बोई जाने लगी. स्पेशल सिंगल एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, व्हीट, शुगर केन, ऑइलसीड, पहले ज्यादा प्रोडक्ट्स पैदा करते थे, क्या सिंगल करने लगे. तो स्पेशलाइज्ड क्रॉप, तो ये क्या हो गया? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब जो एग्रीकल्चर हुआ, ये प्रोड्यूस हो रहा था, प्रोड्यूस फॉर द इंडियन एंड वर्ल्ड मार्केट. जो इरेटिक मार्केट कंडीशंस थी उससे यह प्रभावित लगे. अब नाउ इनके कंपटीटर कौन थे? इंटरनेशनल राइवल्स, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जो मास स्केल में करते थे. मींस ऑफ ट्रैक्टर्स थे, मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरीज थी. जबकि हम कैसे करते थे? लेबर पावर इन द क्रॉप. इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोजर. अब जो ये कॉमर्शियलाइजेशन हुआ,
इसने हमारे एग्रीकल्चर को डिपेंडेंट कर दिया मिडिलमैन में और मर्चेंट्स में। मान लीजिए आपने ओपियम की खेती कर ली, आपने इंडिगो की खेती कर ली, आपने चीनी खेती कर ली, आप बेचोगे कहां? जो एक ट्रेडिशनल आप चीज बोते थे उसका बाजार गांव में, गांव के पास के हाट में था। लेकिन जो ओपियम है, शुगर केन है, चीनी है, इंडिगो है, ये आप बेचोगे कहां? उसके लिए आपको मार्केट चाहिए। मार्केट कहां पे है? इंटरनेशनल है। वहां रेट क्या आपको पता ही नहीं है। तो जो मिडिल मैन है वो जिस दाम में चाहे खरीद दे। तो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस और आपकी जो सेल प्राइस है उसमें ह्यूज डिफरेंस होता था। You are a subject, an object of the exploitation. You are not aware what is the worth of your produce. A middleman will purchase it, and by the so many middlemen, it will reach to the final destination. इससे क्या हुआ? इससे गरीबी बढ़ी। कोई इकोनॉमिक रिजर्व आपके पास होता ही नहीं था कि खराब समय हो आप कुछ कर सको। इसलिए ज्यादातर जो हमारे किसान थे वो ऋण में आ गए। वह अपने लैंड रेवेन्यू को पे नहीं कर पाए। फैमिली आ जाए, खराब मानसून आ जाए, आपके पास कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा ही नहीं आपके पास। आपके पास जो अपने जो मवेशी हैं, जो कैटल्स हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, आप खाना नहीं खिला पा रहे हैं, तो उससे आपका एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कमजोर हो रही है। जो इनकम में जो डिस्पैरिटी है, इनकम एंड क्लेम हैव टू बी मेड। आपकी आमदनी और खर्च, आमदनी और खर्च के बीच का जो गैप है वो कंपेल कर रहा है ज्यादा ऋण की तरफ। तो एक विशेष सर्किल हो गया जो दुष्चक्र बोलते हैं। गरीबी का दुष्चक्र आप पढ़ा होगा। एक जो विशेष सर्किल हो गया, ड्यू टू हिज पॉवर्टी एग्रीकल्चर बिकेम एज द मेन कॉज ऑफ एक्सेंचुएटिंग पॉवर्टी। जो विशेष सर्किल बना पॉवर्टी, इंडिपेंडेंस और एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में, जैसे ही और बढ़ा और गरीबी बढ़ने लगी। अब चूंकि एग्रीकल्चर बन गया अनरिम्यूनरेटिव, तो वहां पर बहुत ज्यादा स्कोप भी था एग्रीकल्चर सरप्लस का। तो वह जो एग्रीकल्चरिस्ट थे वो अपने रूरल आर्टिसंस को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जो पॉवर्टी थी और जो मार्केट में इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस गुड्स थे, इसको अगर देखा जाए तो जो डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन्स वो डिक्लाइन कर गई और फैमिन्स ने भी कंट्रीब्यूट किया डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर एंड डिक्लाइन ऑफ विलेज इंडस्ट्री, what relation? Now, after reading this part, you again read this. Read point number 33 after reading that part. Agriculture and decline of industry, what relation? Yeah? Yes or no? नहीं हुआ clear? नहीं हुआ? You want something to repeat it? No. 1757 से 1857 बीच, from between 1757 and 1857, इसलिए कंपनी ने एक्सपेंड किया अपना कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा इंडियन टेरिटरीज को, और नंबर ऑफ द स्टेट्स तो फिनिश कर दिए गए, और एक ह्यूज जो वेल्थ है इंडिया की वह बाहर गई, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में शुरू हुआ।
यह वह समय था जब इंग्लैंड में एक इंडस्ट्रियल बूम हो रहा था और भारत में जो हैंडीक्राफ्ट था उसको बहुत जबरदस्त धक्का लगा था और रैपिड डिक्लाइन कर रहे थे। तो 1757 टू 1857 फेज था जब कंपनी लगातार जीत रही थी, अपनी रेवेन्यू पॉलिसीज को बना रही थी, इसका सिर्फ एक लक्ष्य था, डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, give less money in the hands of the peasants. They were unable to support the village industries and the decline was imminent. इस जो हैंडीक्राफ्ट्स का डिस्ट्रक्शन था, व्हाट इज दैट? लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। Destroyed the balance between industry and agriculture. Serious disaster of the economic situation. जमींदारी और रैयतवाड़ी सिस्टम ने फंडामेंटली इस बात से डिपार्ट किया जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था कंट्री का, जो कंट्री का ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था उससे उन्होंने अपने आप को डिपार्ट किया, अलग ले गए। ब्रिटिश ने क्रिएट किया न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड। इससे हुआ क्या? इससे फायदा क्या हुआ? कल्टीवेटर्स को कोई फायदा नहीं हुआ। तो सारा जो कंट्री का लैंड था वो सेलेबल हो गया, मार्जिनल हो गया, एलिजिबल हो गया। दिस वाज प्राइमरी। ये क्यों किया गया? यह गवर्नमेंट, अब यहाँ पे सवाल है, यह क्यों किया गया? क्वेश्चन, why the Britishers has made land sellable, mortgageable and livable? What's the answer? What's the answer? To protect government. This question, this answer. It is question is answer. अगर लैंड को आप ट्रांसफरेबल करोगे तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिलाइज करना आसान हो जाएगा। अगर लैंड को आप ट्रांसफरेबल नहीं करते, इट इज नॉट इजी टू रिलाइज रेवेन्यू। जिसके पास कोई सेविंग थी ही नहीं, जब आपने लैंड को ट्रांसफरेबल और मार्जिनल कर दिया, आप उस जमीन को गिरवी रख सकते हो या बेच सकते हो, तो नाउ ही कैन बोरो मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द लैंड और सेल पार्ट ऑफ इट्स लैंड। अगर ये ऐसा करने से इनकार कर देगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ऑप्शन कर देगी और उस अमाउंट को रिलाइज करेगी। तो ये प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द लैंड थी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द लैंड जो इंट्रोड्यूस की गई या इस बिलीव की गई कि दैट ओनली ओन राइट ऑफ ओनरशिप में दैट exert themselves making owners। जो ओनरशिप लैंड थी, बिलीव था कि ओनली राइट ऑफ द लैंडलॉर्ड और द रैयत exert himself in making improvements। वह सुधार की कोशिश करेगा, जब सुधार की कोशिश करेगा तो उनको लैंड मिलेगा। अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट आंसर इज ओनली दिस, टू प्रोटेक्ट बर्ड। चाहे आप उसको जिस तरह से पढ़िए, टू प्रोटेक्ट लैंड रेवेन्यू, आप चाहे जैसे पढ़े, अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दिस टू प्रोटेक्ट लैंड रेवेन्यू। तो जो ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी लैंड को कमोडिटी बनाने की, जो आप फ्रीली परचेज और सेल कर सकते हो, इसने फंडामेंटल चेंज कर दिया एग्जिस्टिंग लैंड सिस्टम ऑफ द कंट्री। जो स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी थी इंडियन इंडस्ट्री, वह शेक हो गई। ओके, yeah? Anyone has any problem? Tell me. Any issue? Let me proceed for some mains question.
ये एक थीम बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत काम आती है। तो अगर आप देखिए तो थीम क्या बन रही है आपकी, थीम, ये 7 थीम में सवाल आएगा। रेलवेज begin to realize potential of Indian economy. आप किसी भी एग्जाम का सवाल देखिए, किसी भी एग्जाम का, हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री जीएस, एनी यूनिवर्सिटी, एनीवेयर, आपको इसके बाहर सवाल नहीं मिलेंगे। आप इस मेरे लेक्चर के बाद आपको जो क्वेश्चन पेपर खोलना हो खोलिए। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, सेंट स्टीफेंस का हो, जेएनयू का हो, यूपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का हो, हिस्ट्री ऑप्शनल हो, हिस्ट्री जीएस हो, आपको जो पेपर खोलना हो खोलिए। इट विल कन्फाइन टू दिस ओनली। If you are able to solve these 7 themes, you are invincible in any exam. Examiner will try very hard. It is very difficult for any examiner to go beyond this. I have seen at least 20 sets of the question paper. Delhi University, Jawaharlal University, Iran University, UPPCS, GS, history optional. I have not found any question frame or can be framed beyond this. Just read again. Railways. Railways begin to realize the potential of Indian economy. Realization of potential of Indian economy. Point number 1. ये कहां हो गया? ये इंडिया के। Transform the British economy. Powerful tool of industrial revolution. Second issue. Catalyst to complete the colonial economy. Interesting business venture, private enterprises at public risk. भारतीय समाज को प्रभावित करने वाला आंसर यहां से आया। Unilateral transfer of funds from India, which has increased the period of time and drained the economy. Drain theory and nationalism. Transfer of land from the hands of peasants into the hands of non-cultivated class created new class economy structure. इसमें आपको all three systems समझना पड़ेगा। Famines in 19th century, government and mandate. Famine also. Is question number 6 में all three revenue policy आ गई। It is a theme. Only this theme you can create the 20 questions. You cannot go beyond this. Try to understand the theme-based study if you want to become IAS. अगर आपको थीम बेस्ड समझ में नहीं आता है तो IAS बनने की कोई संभावना नहीं। I think I have done your revenue policy. मेरे ख्याल से there is no scope of the further lecture. आप इसी को रिवाइज करें। जो अगला टॉपिक है वो भी बहुत बहुत ही टफ टॉपिक है। वो भी टॉपिक आसान नहीं है। मेरे ख्याल से उसको हम कल ही करने की कोशिश करते हैं। वो जो टॉपिक है वो जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है, इसी रेवेन्यू पॉलिसी और रेलवेज को लेकर अब जो अगला टॉपिक आएगा वो इस थीम को और एक्सप्लेन करेगा। सॉरी क्लास आज नहीं होगी, सॉरी की क्लास कल होगी। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग आई कैन आंसर इट। ऋतिक स्टॉप द रिकॉर्डिंग। इम्पैक्ट कैसे इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हुई है कॉलोनियल वॉर में। थ्री सिस्टम ऑफ रेवेन्यू पॉलिसी, लैंड टेन्योर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक आइडियाज। was a national industry on the people. It was crushed by machine.
Free trade policy 19th century has shaped the British economy. Commercialization of the agriculture and its impact. Permanent settlement has serious defects. It gives the tranquility of the countryside and stability. अब जो हमने 3 सिस्टम रिव्यू पॉलिसी किया है, इसी को हमने ऐसे किया. ऐसे आप कह सकते हो दो पॉलिसी में मेजर फैक्टर्स लीडिंग द लैंड रिव्यू पॉलिसी. अगर आपने ये थीम समझने की कोशिश कर ली तो शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आपको होगी इन सवालों में. If you have any doubt on these questions, we can try to understand it. But we need to understand one more lecture: the impact of the British economic policy in India.